अगर आपसे कोई कहे कि खुजलाने से इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाता है, तो क्या आप विश्वास कर पाएंगे? क्यों? मुश्किल है ना? मुश्किलें तो जीवन के हर पहलू में है, चाहे वो पर्यावरण में हानिकारक धातुओं का पता लगाना हो या प्राचीन समय में पहिए की गति को बढ़ाना। मगर वैज्ञानिकों ने समय के उस हर मुश्किलों का समाधान ढूंढ निकालने का प्रयास किया है। जानेंगे विज्ञान के ऐसे ही कुछ रोमांचक प्रयास आज के ज्ञान विज्ञान में। नमस्कार दोस्तों, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार से जुड़ी जानकारियों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज हम जानेंगे कि कैसे खुजलाना हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में मदद करता है। बात करेंगे IIT गुवाहाटी द्वारा विकसित मर्क्यूरी डिटेक्टर की और बताएंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े इतिहास की अनसुनी कहानी। तो चलिए इन्हीं रोमांचक जानकारियों के साथ शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम को। आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? हेल्दी खाना खाते हैं, लाइफस्टाइल को सुधारते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, मगर क्या आपको पता है कि खुजलाने से भी आपका इम्यून सिस्टम सक्रिय हो सकता है? हाल ही में हुए एक अध्ययन से यह पता चला कि खुजलाने से न सिर्फ हमें राहत मिलती है, बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम भी सक्रिय हो जाता है। पूरी जानकारी के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की यह स्पेशल रिपोर्ट। हम सभी ने मच्छर के काटने या एलर्जी होने पर खुजली को महसूस किया है। उस वक्त इतनी बेचैनी होती है कि आप खुद को खुजली करने से रोक नहीं पाते, और एक बार जो आपने खुजला लिया तो रुकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खुजलाने से न सिर्फ हमें राहत मिलती है, बल्कि हमारा इम्यून सिस्टम भी सक्रिय होता है? जी हाँ, हाल ही में साइंस पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार खुजली न केवल जलन को शांत कर हमें आराम पहुंचाती है, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को सक्रिय कर हमारी त्वचा को संक्रमण से बचाने में मदद भी करती है। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने चूहों पर एक प्रयोग किया। उन्होंने चूहों के 2 समूहों पर खुजली उत्पन्न करने वाले सिंथेटिक एलर्जन का छिड़काव किया। चूहों के पहले समूह को खुजली करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा गया और दूसरे समूह को खुजली करने से बाधित किया गया। शोधकर्ताओं ने पाया कि जब पहले समूह के चूहों ने खुजली की तो उनकी त्वचा में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन हो गई और वहां बड़ी संख्या में इम्यून सेल्स जमा हो गए। इसके उलट जिन चूहों को खुजली करने से रोका गया, उनमें सूजन और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया काफी कम रही। यानी खुजलाना मात्र जलन मिटाने का तरीका नहीं है, बल्कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा भी हो सकता है। अध्ययन के दौरान जब चूहों ने खुजलाया तो उनकी तंत्रिका कोशिकाओं ने सब्सटेंस P नामक रासायनिक संदेशवाहक जारी किया, जो मास्ट कोशिकाओं को सक्रिय करता है। मास्ट कोशिकाएं एक तरह की सफेद रक्त कोशिकाएं होती हैं जो न्यूट्रोफिल्स यानी इम्यून सेल्स को जमा करती हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और इम्यून रिस्पॉन्स भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा खुजलाने से हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर काम करेगा, बल्कि ज्यादा खुजलाने से इन्फ्लेमेशन भी उसी अनुपात में बढ़ेगी, जिससे एक्जिमा जैसी समस्याएं और गंभीर रूप ले सकती हैं। खुजली और प्रतिरक्षा प्रणाली के आपसी प्रभावों को पूरी तरह से समझने के लिए अभी और गहनता से अध्ययन करने की जरूरत है। तभी हम त्वचा से संबंधित विभिन्न समस्याओं का इलाज ढूंढ सकेंगे। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक नई तकनीक विकसित की है जो पर्यावरण और जीवित कोशिकाओं में मौजूद मरकरी और दूसरे हानिकारक धातुओं का बड़ी आसानी से पता लगाने में सक्षम है। क्या है वो तकनीक? जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की ये रिपोर्ट। हमारे पर्यावरण में मरकरी यानी पारे जैसे हानिकारक धातुओं का असर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये खतरनाक धातु न केवल पानी और मिट्टी में घुलकर जीवों के लिए संकट पैदा करती है, बल्कि हमारे तंत्रिका तंत्र और अंगों और दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है।
लेकिन अब IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने इस चुनौती का एक सस्ता और असरदार हल ढूंढ निकाला है। उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की है जो बड़ी आसानी से पर्यावरण और जीवित कोशिकाओं में से मरकरी जैसे हानिकारक धातुओं का पता आसानी से लगा सकती है। साथ ही ये तकनीक मेटल टॉक्सिसिटी को पहचानने और इसका इलाज करने में भी मदद कर सकती है। जर्नल ऑफ मटेरियल्स केमिस्ट्री C और मटेरियल्स टुडे केमिस्ट्री पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने इस काम के लिए पेरोवस्काइट नैनोक्रिस्टल्स नामक खास सामग्री का इस्तेमाल किया है। ये नैनोक्रिस्टल्स बहुत छोटे होते हैं और रोशनी के साथ खास तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। इन्हें कोशिकाओं में फ्लोरोसेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे तो पहले भी इन नैनोक्रिस्टल्स का उपयोग पानी में होता था, मगर वो जल्दी खराब हो जाते थे। इस समस्या का समाधान करने के लिए शोधकर्ताओं ने इन्हें सिलिका और पॉलीमर की कोटिंग से ढककर उनकी स्थिरता को बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे अब ये नैनोक्रिस्टल्स पानी में लंबे समय तक रह सकते हैं और खास तरह की रोशनी में मरकरी और अन्य हानिकारक धातुओं का सटीकता से पता लगाने में सक्षम हैं। ये शोध केवल यही तक सीमित नहीं है। शोधकर्ताओं ने इस तकनीक का परीक्षण जीवित कोशिकाओं पर भी किया तो पता चला कि ये नैनोक्रिस्टल्स बिना कोई नुकसान पहुंचाए जीवित कोशिकाओं में से मरकरी और दूसरे हानिकारक धातुओं का पता लगाने में सक्षम हैं। शोधकर्ताओं द्वारा विकसित की गई ये नई तकनीक पर्यावरण और हमारी सेहत को मरकरी के प्रभाव से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। ये तो थी विज्ञान जगत की कुछ खास खबरें, मगर आविष्कारों का सिलसिला तो यूं ही प्राचीन काल से चलता आ रहा है। चाहे वो आग हो या पहिया, कागज हो या कलम, आविष्कारों का यह सफर निरंतर जारी है। आज हम आपको ऐसे ही एक आविष्कार के सफर की कहानी सुनाते हैं, हमारे आविष्कार जिन्होंने दुनिया बदल दी सेगमेंट में। पहिए के आविष्कार को मानव विकास की धुरी कहा जा सकता है, जिस पर परिवहन के आधुनिकीकरण का सफर तय हुआ। ये तो ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया है कि इस सफर में स्पीड यानी रफ्तार कैसे आई? आज इसी पर बात करते हैं। इंसान ने पहिया तो बना लिया और उसने उसके जीवन को गति भी दे दी, लेकिन एक समस्या थी। लकड़ी या धातु के बने पहिए किसी न किसी धुरी पर चलते थे और उनके बीच घर्षण बल ज्यादा लगता था। ऐसे में इनकी रफ्तार बढ़ाना मुश्किल था। इंसान ने इसके लिए विभिन्न ल्यूब्रिकेंट्स का भी इस्तेमाल किया, लेकिन ये भी सटीक हल साबित नहीं हुए। जरूरत थी ऐसे समाधान की जो घर्षण बल को कम से कम कर दे। माना जाता है कि लगभग 2600 ईसा पूर्व मिस्र के पिरामिड बनाते समय बड़े पत्थरों और लकड़ी को लाने ले जाने के लिए मानव ने ठोस गोलाकार लकड़ी के रोलरों को इस्तेमाल करने की विधि ढूंढ ली थी। वस्तुओं के नीचे कई रोलर डाल दिए जाते और उन पर वजनी वस्तुओं को धकेला जाता था। इस तरह जमीन और वस्तु के बीच का घर्षण कम हो जाता और वस्तुएं आसानी से आगे बढ़ जाती थीं। अभी भी कई बार लोग इस विधि का इस्तेमाल करते नजर आ जाते हैं। कहा जा सकता है कि यहीं से बॉल बेयरिंग का कॉन्सेप्ट मानव के दिमाग में आया होगा। उसने इस विधि की कमियों को दूर करने के प्रयास शुरू कर दिए और इसका एक उदाहरण 1500 ईस्वी में मिलता है, जब लियोनार्डो दा विंची ने धातु का बॉल बेयरिंग डिजाइन किया। उनके डिजाइन में 2 रिंग्स और उनके बीच धातु के बॉल्स होते थे, जो फ्रिक्शन को कम कर वस्तुओं का घूमना आसान बना देते थे। यहां से शुरुआत हुई बियरिंग के तकनीकी सफर की। 1794 के करीब फिलिप वैगन ने और 1869 में वैज्ञानिक एलिजा मैकक्वाय ने इसमें कई सुधार किए और आधुनिक रोलिंग बॉल बेयरिंग का आविष्कार किया। इस आविष्कार ने पहियों की स्पीड बढ़ा दी। सिर्फ ऑटोमोबाइल्स ही नहीं, बॉल बेयरिंग ने कल कारखानों की मशीनरी, विभिन्न प्रकार के इंजनों की कार्यक्षमता और दक्षता को भी बढ़ा दिया। अब तो टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस हो गई है कि बेयरिंग्स में नैनो टेक्नोलॉजी और ल्यूब्रिकेशन का भी इस्तेमाल होने लगा है,
ताकि वो और ज्यादा टिकाऊ और प्रभावी हो सकें। आज के युग में बेयरिंग्स न केवल मशीनों के लिए बल्कि सस्टेनेबल और एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के लिए भी अहम बन चुके हैं। आजकल बेयरिंग्स लगभग हर चीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, डेंटल ड्रिल से लेकर फार्मूला 1 कारों तक। उनकी उच्च गति, तापमान और लोड को सहने की क्षमता ने उन्हें आधुनिक तकनीक में अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया है। साइकिलों से लेकर मंगल ग्रह पर भेजे गए रोवर्स तक बेयरिंग्स लगातार विकसित हो रहे हैं और उन मशीनों को आकार दे रहे हैं जो हमारे जीवन को अधिक गति से आगे बढ़ाती हैं। और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ ताजा सुर्खियों पर साइंस एक्सप्रेस में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के स्वायत्त संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिकों ने एक नए अध्ययन में सौर कोरोनल छिद्रों के तापीय एवं चुंबकीय क्षेत्र संरचनाओं के भौतिक मापदंडों का सटीक अनुमान लगाया है। कोरोनल होल्स या छिद्र सूर्य की सतह पर ऐसे इलाके होते हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष के लिए खुला होता है, जिससे सौर हवा की तीव्र गति वाली धारा अंतरिक्ष में बाहर निकल सकती है। इनमें आवेशित कणों की धाराएं सूर्य से बचकर अंतरिक्ष में अधिक सुगमता से पहुंचती हैं। ये क्षेत्र सूर्य की एक्स-रे और अत्यधिक पराबैंगनी छवियों में अपने आसपास के इलाकों की तुलना में बहुत गहरे दिखाई देते हैं। इनका प्रभाव अंतरिक्ष मौसम पर, उपग्रहों पर और साथ ही भारतीय ग्रीष्मकालीन मॉनसून पर भी पड़ता है। इन सब में आने वाले बदलावों को जानने के लिए सौर कोरोनल छिद्रों को समझना बहुत जरूरी है। भारतीय खगोलविदों ने इन कोरोनल छिद्रों के अध्ययन के लिए सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी द्वारा देखी गई 8 वर्षों की पूर्ण डिस्क कैलिब्रेटेड छवियों का उपयोग किया। उन्होंने इन छिद्रों का स्पष्ट रूप से पता लगाया और इनकी तापीय और चुंबकीय क्षेत्र संरचनाओं के भौतिक मापदंडों का सटीक अनुमान लगाया। इस अध्ययन को एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। महाराष्ट्र के 14 वर्षीय आर्यन शुक्ला ने हाल ही में मेंटल मैथ्स में 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम करवा लिए हैं। दुबई में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से पहचाने जाने वाले आर्यन ने गणित के कई कठिन सवालों का जवाब कुछ ही सेकंड्स में देकर सबको हैरान कर दिया। आर्यन ने एक ही दिन में जमा, गुणा और विभाजन के कठिन सवालों में कैलकुलेटर की तरह तेज जवाब देकर 6 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। आर्यन इससे पहले भी कई कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।